हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोवियत संघ के विघटन का जो घटनाक्रम था उसको, और उसके बाद में जो स्वरूपी के माध्यम से वहां पर आर्थिक तंत्र में जो बदलाव लाए गए, उसकी रणनीतियों को और उसके परिणामों को। सबसे पहले हम एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो आपके सामने बॉक्स है, इस बॉक्स में हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन का पूरा घटनाक्रम चला। सबसे पहले देखते हैं मार्च 1985 में जो मिखाइल गोर्बाचोव है, वो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी है, जो कि वहां पर एक पॉलिटिकली एकमात्र संस्था थी, पूरे राजनीतिक तंत्र के ऊपर हावी थी, उस पार्टी के महासचिव चुने गए। फिर बोरिस येल्तसिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई। यहाँ से शुरू होती है मार्च 1985 से जो है सोवियत संघ के अंदर जो आर्थिक और लोकतांत्रिक जो सुधार है, वो सुधारों की श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है। फिर 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो यूरोपीय राष्ट्र थे वहाँ पर जो है अपनी जो संप्रभुता है और आज़ादी को लेकर के जो भावनाएं हैं वो उभार पर थी। और ये जो हमने पढ़े बाल्टिक देश थे, जिसका हमने सूत्र बना रखा है ये लीला की बाल्टी। वहां पर जो लिथुआनिया देश है उसमें आज़ादी के लिए अपने को याद रखना है, कई बार इसमें से इस बॉक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछले साल भी एक बोर्ड में एग्जाम में आ गया था ये। लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद एस्टोनिया और लातविया में भी ये जो बाल्टिक देश है तीनों, वहां पर ये जो आज़ादी का आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया। किससे आज़ादी? सोवियत रूस से आज़ादी, या सोवियत जो 15 गणतंत्र जो शामिल थे उनमें से अपने आप को अलग करने का ये प्रयास था। अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक तरीके से प्रारंभिक स्वतंत्रता इसको अपन कह सकते हैं, जहां पर जो वार्सा पैक्ट जो था, जो नेटो के अगेंस्ट रूस के नेतृत्व में बनाया गया था, वहां पर ये घोषणा कर दी गई अक्टूबर 1989 में। ये डेट्स भी अपने को क्रम से याद रखनी चाहिए कि वार्सा समझौते के जो सदस्य हैं वो अपना जो फ्यूचर है, अपना जो भविष्य है वो तय करने के लिए स्वतंत्र है। यानी वो आपस में जो भी निर्णय वो लेना चाहे, वार्सा संघ से अलग होने का भी अगर निर्णय करना है तो वो कर सकते हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिराने की जो घटना है वो हो गई। अपने पहले शुरुआत इसी से हुई थी कि जो बर्लिन की जो दीवार थी वो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करती थी। अगला स्टेप आया फरवरी 1990 में गोर्बाचेव। हमने पढ़ा है कि गोर्बाचेव ही वो व्यक्ति थे जिनके काल में रूस में विघटन प्रारंभ हुआ। जो सोवियत रूस जो था उसमें विघटन प्रारंभ हुआ। गोर्बाचेव ने सोवियत संसद, जिसका नाम है ड्यूमा, ये सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपने को ध्यान रखना है कि सोवियत संघ का नाम क्या था? ड्यूमा। ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की गई। पॉइंट नोट करने वाला है। कब शुरू की गई? फरवरी 1990 को। क्यों बहुदलीय? क्योंकि अपने पहले पढ़ा है कि इससे पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र सोवियत संघ के अंदर एकमात्र राजनीतिक संस्था थी, एक मात्र पॉलिटिकल संस्था थी, जिसने लगातार 72 ईयर्स तक, 72 सालों तक एकाधिकार रूप से राज्य किया, शासन किया। वहां पर उसको समाप्त कर दिया गया। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। किसने भाई? रूस की संसद ने। सोवियत संघ ने, देखो दो चीज अलग अलग है यहाँ पे। रूसी संसद यानी रूस अपने आप में उन 15 गणराज्यों में से एक था, और सोवियत संघ उन 15 गणराज्यों के समूह को कहते हैं, यूएसएसआर। तो रूस की जो संसद थी उसने क्या किया भाई कि अपनी स्वतंत्रता जो है वो घोषित कर ली सोवियत संघ से। फिर मार्च 1990 आता है। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। हमने अभी पढ़ा कि लिथुआनिया ही वो पहला देश था जहां पर आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। तो लिथुआनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया सोवियत गणराज्य से। फिर आता है जून 1991, जहां पर येल्तसिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा हो जाता है और रूस के राष्ट्रपति बनते हैं वो। क्योंकि जैसा कि अपने को पता है, इसके बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके ऊपर रूस में बैन कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर लिया गया। अगस्त 1991 कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। आपने ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि 1991 में वहां पर एक प्रकार से तख्तापलट का प्रयास किया गया था, वो असफल रहा।
और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी थे, कट्टरपंथी जो नेता थे, उन्होंने किया था। सितंबर 1991 एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य, कई बार ये सवाल भी आता है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, सवाल पूछा जा सकता है बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं। तो बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, यूएन के सदस्य वो बन गए। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नेटो कहते हैं, एनएटीओ, उसके सदस्य भी ये बन गए, यानी ये ऑफिशियली जो अमेरिकी शक्ति गुट था उसकी तरफ चले गए। दिसंबर 1991 रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ध्यान रखने वाली बात है, एक बार फिर आगे भी आया था, ये यहाँ पे भी आया है, इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे समराइज कर लिया है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो 3 देशों के नाम याद रखेंगे अपन, एक रूस है, एक बेलारूस है और तीसरा यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध जो संधि थी उसको समाप्त करने का फैसला किया। एक तरीके से यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा भी इसे ही माना जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल बनाया, यानी जो 15 स्वतंत्र राष्ट्र बने उनका एक राष्ट्रकुल बनाया, जैसे अपने ब्रिटेन के जितने भी अधीनस्थ देश रहे हैं, गुलाम देश रहे हैं, उनका एक जिस तरीके से कॉमनवेल्थ संगठन है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी एक संगठन बनाया गया। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इस राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। अब क्योंकि ये अलग है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जॉर्जिया 1991 में नहीं बना, वो जाकर के कब बना भाई 1993, इसलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपने क्वेश्चन आते हैं उसमें, कि जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य कब बना। ध्यान रखना है जॉर्जिया में 3 शब्द है और 1993 में भी 3 शब्द है, 1993 में पीछे 3 आता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 93 में 3, जॉर्जिया 3, इससे अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिक्स है आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारी बताने वाला हूँ आपके लिए। परीक्षा यही नहीं, कंपटीशन एग्जाम भी बहुत इजी होने वाले हैं। इसी तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको बिना ज्यादा तनाव लिए, बिना रट्टा मारे, प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में उत्तर फट से क्लिक करेगा। देखिए आप एक बार दिमाग में इमेजिन कीजिए, 93 में पीछे क्या है 3, जॉर्जिया में कितने अक्षर है भैया 3, तो अपन आराम से ये याद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली, ये भी ध्यान रखना है। यूएन में अभी भी किसको है, रूस को है। अब उसका भी एक बढ़िया सा सूत्र है, अभी फारूची, क्या सूत्र है भाई, सोवियत जो यूनियन सॉरी यूएन जो है हमारा, उस यूएन में वर्तमान में कौन 5 स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के, तो बढ़िया सा सूत्र है अभी फारूची। अ फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, फा फॉर फ्रांस, रू फॉर रूस, ची फॉर चीन। दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 25 दिसंबर को इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्रिसमस भी होता है उस दिन। 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, सोवियत संघ का अंत हो गया। यानी किस दिन हुआ, क्रिसमस के दिन पे सोवियत संघ का अंत हो गया। चलो ये यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब आ जाते हैं विघटन की परिणतियां वगैरह हमने पढ़ ली थी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से साम्यवादी शासन की जब वहां समाप्ति हुई तो उस समाप्ति के बाद में वहां पर आर्थिक जो परिवर्तन लाए गए उनके लिए क्या रणनीति अपनाई गई, उसको एक वर्ड के द्वारा परिभाषित किया जाता है, वो है शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। हमें पहले से पता है कि जो साम्यवादी जो शासन प्रणाली थी उसमें आर्थिक जो स्वरूप था वहाँ का, किस तरीके से वहाँ पे आर्थिक नीतियाँ जो थी वो अपनाई जाती थी, उस नीतियों को जब वहाँ से समाजवाद एक तरीके से समाप्त हो गया, साम्यवाद करेक्ट वर्ड रहेगा उनके लिए, समाजवाद नहीं, साम्यवाद जो है वो करेक्ट वर्ड है। तो जिस तरीके से साम्यवाद की वहाँ से समाप्ति हो गई, उसके बाद में आर्थिक जो स्वरूप था उसमें भी परिवर्तन आना ही था। तो वो किस तरीके से आया उसका अपन आगे इसको ढंग से समझते हैं। रूस मध्य एशिया के गणराज्य, जिसमें मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये याद करने वाली बात है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे यहाँ पे मोल्दोवा, जॉर्जिया, ये काकेशस प्रदेश आ जाते हैं, ये सारे जो है। और पूरी यूरोप के देशों में
पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या है? तो सवाल का उत्तर ये बनेगा कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया, उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अपने को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जो वर्ल्ड बैंक और जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष, जिसको IMF के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, कई बार अखबारों में वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा अगर अपन न्यूज़पेपर भी पढ़े तो पॉलिटिकल साइंस अपने लिए आसान हो जाएगी। तो जो वर्ल्ड बैंक और आपका जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो कि मूल रूप से अमेरिकन खेमे के की वित्तीय संस्थाएं थी, अब इन वित्तीय संस्थाओं ने रूस के अंदर इस शॉक थेरेपी का जो मॉडल था, उस मॉडल को जो है आगे बढ़ाया और उनके निर्देशन में ये शॉक थेरेपी वहां पर प्रारंभ हुई। भूतपूर्व दूसरी दुनिया, हमने पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के बारे में पहले वाले वीडियो में हमने समझा है। आप चाहो तो वहां जाकर इसको वापस समझ सकते हो। दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की जो गति थी और जो गहनता थी वो अलग अलग रही। दूसरी दुनिया के जो 15 देश थे और उसके अलावा रूसी जो USSR के जो सोवियत जो गणराज्य के जो 15 देश थे, एक तो वो, और एक पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे वो, उन सभी में शॉक थेरेपी की जो गति थी और जो गहनता यानी प्रभाव, कितना ज्यादा प्रभाव वहां पर रहा, वो अलग अलग था। लेकिन इसकी दिशा और चरित्र एक सीमा तक एक जैसे ही थे। इसकी दिशा क्या थी? पूंजीवाद की तरफ जाना, और चरित्र भी क्या था? पूंजीवादी। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी व्यवस्था? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। राज्य नियंत्रित जो सोवियत संघ के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी, उससे पूरी तरीके से निजात पाना ही एक तरीके से शॉक थेरेपी का उद्देश्य था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत यानी स्वामित्व का सबसे प्रभावी स्वरूप निजी स्वामित्व होगा। हमने पढ़ा है USSR में निजी स्वामित्व का उन्मूलन कर दिया गया था। तो यहाँ पर जब वापस साम्यवाद की समाप्ति हुई और पूंजीवाद की तरफ ये देश लौटे, तो वहां पर निजी स्वामित्व जो था उसको वापस स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा का निजीकरण किया और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। पहला काम, संपदा, राज्य की जो संपदा थी, सारी प्रॉपर्टी राज्य ने ले ली थी वहां पर, चाहे वो खेत हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज हो, जो भी जो उत्पादन के साधन थे वो राज्य के नियंत्रण में थे। अब राज्य के नियंत्रण में थे तो वो तो साम्यवाद था। अब जैसे ही साम्यवाद की समाप्ति हुई तो वहां पर क्या किया गया कि राज्य की ये जो संपदा थी उसका निजीकरण कर दिया गया। अपन भारत में भी पढ़ते हैं 1991 के बाद, जब से हमने उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की तरफ हमने अपना झुकाव प्रारंभ किया 1991 से, तब से हमारे यहाँ पर भी निजीकरण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सामूहिक फॉर्म और निजी फॉर्म, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। जो सामूहिक फॉर्म आपने शब्द सुना होगा, कौल खोज और सौ खोज, ये जो वहां पर खेती के लिए जो थी वो सामूहिक खेत हुआ करते थे, राज्य नियंत्रित खेत, वहां पर लोगों को अपना श्रम दान करना पड़ता था। उसको जो है निजी फॉर्म में बदला गया कि अब कह दिया भाई कि तुम्हारी जमीन है, ये फलाने की जमीन है, ये फलाने की जमीन है, खुद बोए, खुद जो है उत्पादन करे और राज्य को देने की बजाय बाजार में ले जाकर बेचे। पूंजीवादी प्रणाली से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण, यहां पर पढ़ते हैं अपन, इस संक्रमण से सॉरी एक मिनट ना, इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद, देखिए आप ये शब्द अपने को ध्यान रखने वाली बात है। मैं बार बार बता रहा हूं और आपको बार इस चीज को याद करवाना चाह रहा हूं क्योंकि ये समाजवाद का प्रमुख आर्थिक साधन था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। अब वहां के जो देश थे जो आजाद हो गए USSR से और वो जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ लौट रहे थे, उनको सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो आप पूंजीवाद की तरफ आइए या फिर आप किसकी तरफ जाइए, या फिर आपका जो साम्यवाद है उसको बना के रखिए। तीसरा किसी भी मॉडल को वहां अलाउ नहीं किया गया। किसी भी नए प्रकार की आर्थिक प्रणाली के लिए वहां पर कोई जगह नहीं थी। और क्योंकि ये सारे परिवर्तन IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से करवाए जा रहे थे, इसलिए ज्यादा संभावना थी कि वो पूंजीवाद की तरफ ही जाए।
क्योंकि वो वहां पर साम्यवाद ऑलरेडी असफल हो चुका था। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। क्या रुझान थे बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति? अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। किससे? सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, या आपका जो सोवियत जो 15 गणराज्य थे उसके अंदर ही व्यापार नहीं करना है, बल्कि पश्चिमी देशों से और भी अन्य जो देश हैं उनसे व्यापार करके ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्थाओं से खुली अर्थव्यवस्थाओं की तरफ एक तरीके से ये रुख अपनाया गया। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। किसको? देखो यहाँ शब्द देखिए आप, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार यानी देश के अंदर अंदर सिर्फ देश के साथ ही नहीं, बल्कि आप किसी भी अन्य देश के साथ व्यापार कर सकते हो, आयात निर्यात कर सकते हो, पूंजी का आदान प्रदान हो सकता है, श्रम का आदान प्रदान हो सकता है, जो है एफडीआई और एफआईआई जो शब्द आपने सुने होंगे, उन सब का भी जो है विदेशी पूंजी का किसी देश में स्वागत करना, वहां पर विदेशी पूंजी से उद्योग लगाना, ये सारी जो विशेषताएं हैं आपके, वो एक मुक्त जो अर्थव्यवस्था है उसके लक्षण है। जैसे कि हम भारत में देखते हैं वैसी चीजें वहां अपनानी शुरू की गई। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन। अब देखिए सवाल आ सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या क्या चीजें की गई। पहला है वित्तीय खुलापन, यानी दूसरे देश की मुद्राएं जो है उनका लेन देन भी संभव बनाया गया। फिर मुद्राओं की आपसी परिवर्तन होता, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। भारत का एक व्यक्ति मान लो अमेरिका जाता है, तो अमेरिका में तो अमेरिकन डॉलर चलेंगे, तो भारत की जो मुद्रा है वो वहां पर अमेरिका में ले जाके जमा कराएगा और उसके बदले में वहां से वो डॉलर ले लेगा। अमेरिकन कोई भारत में आता है तो यही प्रक्रिया करता है। इसको कहते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता। वो भी रूस के अंदर प्रारंभ की गई। और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। मुक्त व्यापार मैंने बता दिया आपको, किसी भी देश के साथ में व्यापार बिना ज्यादा प्रशुल्क की बाध्यताएं, टैरिफ की जो बाध्यताएं, टैरिफ वर्ड अपन लगातार सुनते आ रहे हैं। अमेरिका जो अभी पूरे वर्ल्ड में, माननीय ट्रंप महोदय जो भी पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगाने की जो धमकियां दे रहे हैं वो यही है। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक जो गठबंधन थे, किनके बीच में? यहाँ देखो वापस देखिए आप, सोवियत खेमे के गठबंधन, सोवियत खेमे के देश कौन कौन से? एक तो 8 कौन से वाले देश हो गए आपके? एक तो 8 देश हो गए वो वाले जो कि पूर्वी यूरोप के देश थे, और एक 15 गणराज्य। इनके बीच में कुछ व्यापारिक गठबंधन जो मौजूद थे उनको छोड़ करके और उनको समाप्त कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और खेमे के प्रत्येक देश को दूसरे देश से जोड़ने की जगह, देखो पहले सिस्टम था कि ये जो 15 देश थे, एक तो वो यूएसएसआर के अंतर्गत शामिल जो 15 देश थे ना, एक तो वो हो गए। दूसरा जो 8 जो यूरोपीय देश थे जो कि सोवियत खेमे के देश थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ में व्यापारिक संधियों के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो इनको तो छोड़ दिया गया, इन संधियों को तोड़ के समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय क्या किया कि एक दूसरे से जोड़ने की बजाय की जगह या जोड़ने की बजाय सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। यानी अगर मान लो जॉर्जिया देश है, मालदोवा है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो वो सीधे ही अमेरिका के साथ, वो सीधे ही ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, किसी भी देश के साथ सीधे ही व्यापार कर सकता था। यह सिस्टम वहां पर लाया गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी अर्थतंत्र अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विश्व बैंक, और दूसरा कौन है? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इनके द्वारा निर्देशित जो आर्थिक नीतियां थी, उन आर्थिक नीतियों को इन देशों में अपनाया गया। यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से? पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों, मैंने आपको पहले ही बताया, खास तौर से 2 एजेंसी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? आईएमएफ है और एक वर्ल्ड बैंक है। और जो संगठन है, चाहे आपके यूनिसेफ है और भी जो दूसरे संगठन है आपके, के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगे। अब शॉक थेरेपी के परिणाम। इससे पहले शॉक थेरेपी को के अंदर जो अपनाई गई रणनीति है, इसको शॉर्ट में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आप इनको एक एक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, इससे आपकी समझ आ जाएगी। क्या है? पहला किया गया भाई निजी संपत्ति का पुनः प्रारंभ। दूसरी रणनीति थी सामूहिक जो फार्म थे, शव खोज और कोल खोज, उनकी समाप्ति और उनकी जगह पे निजी फर्मों की स्थापना।
तीसरा, मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया गया। चौथा है मुद्राओं की परिवर्तनीयता और वित्तीय खुलापन को लागू किया। पांचवा देखेंगे तो सोवियत खेमे की जो अर्थव्यवस्थाओं को सीधे ही पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया। अगला अपन एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्देशित सुधार। ठीक है, ये अपने पास में 6 पॉइंट हो गए। इनको अगर अपन वीडियो को रोक के एक एक करके लिख देंगे तो शॉक थेरेपी का बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे हम। और क्या प्रभाव रहे वो आगे देखेंगे। अपन आसानी से इस प्रश्न को कि किस तरीके से शॉक थेरेपी को वहां लागू किया गया, क्या रणनीति अपनाई गई, तो इन दोनों का ही आंसर इन 6 पॉइंट में है, आप आराम से लिख सकते हैं। अगला है आपके सामने शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। अब ये शॉक थेरेपी वहां तो अपना तो दी गई, लेकिन उसके रिजल्ट क्या रहे वो देखने वाली बात है। तो क्या रिजल्ट रहे भाई। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा पाई जिसका उसने वादा किया था। यानी जो उपभोक्ता जो थे, यूएसएसआर के जो अलग हुए गणतंत्र जो थे, उनके जो उपभोक्ता लोग थे, जो उपभोग के उस आनंद लोक की कल्पना करके बैठे थे, जो वादा उनसे किया गया था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। सॉरी, जिसका वादा किया गया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। क्या हुआ, जब अर्थव्यवस्था में शॉक थेरेपी के माध्यम से परिवर्तन लाया गया तो वहां से एक तरीके से पूरी जो अर्थव्यवस्था जो सोवियत या साम्यवादी तरीके की थी उसको पूंजीवादी में परिवर्तित किया गया। तो एक तरीके से वहां पर बिल्कुल तहस नहस की स्थिति आ गई। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। साम्यवादी तरीके से जो राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, जो राज्य नियंत्रित थे ना। जैसे अपने यहाँ भारत में एक बहुत ही क्लासिकल उदाहरण है, सब जानते होंगे आप, जो मारुति कार है आज आपकी, वो मारुति से मारुति सुजुकी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि पहले जो मारुति थी वो राज्य नियंत्रित भारत सरकार की एक कंपनी थी और उसको बेच दिया गया।